हेलो, वेलकम टू नवल एजुकेशन पॉइंट। टॉपिक है यूरोपीय संघ का। और यूरोपीय संघ क्योंकि एक क्षेत्रीय संगठन है, तो इसलिए पहले हम क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप को समझेंगे और उसके बाद आएंगे यूरोपीय संघ में। क्षेत्रीय संगठन क्या है, क्या होते हैं क्षेत्रीय संगठन? क्षेत्रीय संगठन एक पर्टिकुलर एरिया को डिनोट करते हैं, एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का अपना एक संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है। सार्क, जिसे दक्षिण भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। अपवाद में अफगानिस्तान भी आता है, तो जब सार्क में जाएंगे तो देख लेंगे क्यों इसमें अफगानिस्तान शामिल किया गया। तो इन क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, क्यों बनाए जाते हैं ये क्षेत्रीय संगठन? यूरोप में भी बनाया गया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी, दक्षिण एशिया में भी, और भी हैं। तो क्यों इनकी आवश्यकता महसूस होती है? ध्यान देने योग्य बात है कि एक क्षेत्र की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और ये समस्याएं दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है कि जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो हो सकता है दो देशों के बीच हो या दो से अधिक देशों के बीच हो। यदि इन समस्याओं का तय समय पर निराकरण ना हो, यानी कि हल ना हो, तो ये विकराल रूप ले सकती हैं, यानी कि युद्ध में तब्दील हो सकती हैं, युद्ध में तब्दील हो सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इन संगठनों की आवश्यकता महसूस होती है। यानी कि आपसी सहयोग किन के बीच? देशों के बीच। किन देशों के बीच? एक क्षेत्र में से बिलोंग करने वाले देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इन संगठनों की आवश्यकता महसूस होती है। ये सहयोग क्या है, इसको समझेंगे अभी। और जैसे हम गली की बात करते हैं, अपने मोहल्ले की बात करते हैं, तो अपनी कमेटी बना लेते हैं ताकि जो मोहल्ला है हमारा और जो गली है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हम अच्छी तरह से निराकरण कर सकें, और जो गली और मोहल्ले की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हल हो सके, और कुछ विकास की यदि बात हो आपसी सहयोग के द्वारा हो सकता है। यानी कि यदि क्षेत्र का विकास करना है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस विकास को यदि हम आगे बढ़ाना है, तेज रफ्तार देनी है, तो उसमें भी क्षेत्रीय संगठन की क्या होती है? आवश्यकता महसूस होती है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है। किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है। विवाद कुछ भी हो सकता है बच्चों। विवाद सीमा विवाद भी हो सकता है और आर्थिक विवाद भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये विवाद संबंधित देशों के लिए एक समस्या है, ये एक समस्या है। और यदि इन समस्याओं का हल न्यायपूर्ण तरीके से तय समय पर नहीं निकाला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये निकालना जरूरी है, इन समस्याओं का हल तय समय पर न्यायपूर्ण तरीके से इनका हल निकालना जरूरी है। इन समस्याओं का ध्यान देना, इन समस्याओं का क्या निकालना जरूरी है? हल निकालना जरूरी है, सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, तय समय पर, डेफिनिट टाइम पर और न्यायपूर्ण तरीके से। जो भी संबंधित देश हैं उनको नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है समझौते में। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि दो रास्ते हैं। यदि हल निकल गया तो मामला ठीक, यदि हल नहीं निकला तो फिर युद्ध। और यदि हल निकल गया तो वो निकला कैसे? वो निकला होगा सहयोग के द्वारा, वो निकला होगा सहयोग के द्वारा और बातचीत के द्वारा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो सहयोग है, ये जो बातचीत है, ये किनके बीच होगी? देशों के बीच होगी। दो देश हो सकते हैं, दो से ज्यादा देश हो सकते हैं। और ऐसे में कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, बातचीत का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए यहां पर महसूस होता है एक क्षेत्रीय संगठन की। ऐसी स्थिति में आवश्यकता महसूस होती है एक क्षेत्रीय संगठन की,
जो एक मंच के तौर पर काम करे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करे। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जहां ये जो सदस्य देश हैं वे विवादों का निराकरण कर आपसी सहयोग के रास्ते में आगे बढ़ सके। आपसी सहयोग के रास्ते में आगे बढ़ना है, विवादों का निराकरण करना है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक की बातों को 1 या 2 बार 3 बार सुन लेना, चीजें और क्लियर होती जाएंगी आगे। अब आते हैं हम यूरोपीय संघ में, जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के संदर्भ में हम 5 चीजों पर विशेष तरीके से गौर करेंगे। पहले तो इसकी हम पृष्ठभूमि पर जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ किस तरीके से अपना अस्तित्व में आया, एक पृष्ठभूमि जनरेट होगी। कारण की हम बात करेंगे, हम उद्देश्य, हम विशेषताओं की बात कर सकते हैं। यहाँ पर विशेषताएं, उद्देश्य तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। ये जो क्षेत्रीय संगठन मैंने आपको बताया अभी, ये एक्चुअली में हर एक क्षेत्रीय संगठन का अपना उद्देश्य है। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, विकास करना, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ओके, विवादों का निपटारा करना। इसके अलावा सफलताएं देखेंगे और सीमाएं देखेंगे यूरोपीय संघ की। तो बढ़ते हैं टॉपिक पर। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अगर हम यूरोपीय संघ की जड़ को पकड़ना चाहें, दूसरा विश्व युद्ध का केंद्र क्या था बच्चों? दूसरे विश्व युद्ध का केंद्र था यूरोप। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया और ज़्यादातर लड़ाई यूरोप में ही हुई। तो नुकसान भी कहाँ हुआ होगा? यूरोप के देशों को हुआ होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बर्बाद हो गई। इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बर्बाद हो गई। ये देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, इकोनॉमिकली कैसे हो गए? बड़े वीक हो गए, कमजोर हो गए। इसके अलावा यूरोप जिन मान्यताओं और व्यवस्थाओं पर टिका था वे भी सब नष्ट हो गई थी। देखो, हर देश की अपनी एक मान्यता होती है, व्यवस्था होती है। यूरोप की भी अपनी मान्यता और व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये सब नष्ट हो गई। ध्यान देना, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सब समस्याएं पैदा हो गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यूरोप के देशों के सामने ये 3 समस्याएं पैदा हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पहली, यूरोपीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। यूरोप जिन मान्यताओं व्यवस्थाओं पर टिका था वे सभी नष्ट हो गई थी। इसके अलावा यूरोपीय देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। आर्थिक रूप से क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। समझ रहे हो? दरअसल हम जब बीए में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं यथार्थवाद जैसी एक धारणा होती है ना, वहाँ पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पर हमें कुछ मान्यताएं नज़र आती हैं, कुछ व्यवस्थाएं नज़र आती हैं जो यूरोप के देशों की अपनी एक सोच पर आधारित थी। लेकिन वो सब मान्यताएं जो युद्ध पर उनकी सोच को दर्शाता था वो सब नष्ट हो गई। यहाँ पर वो सब क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ये समस्या है तो इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। अब समस्या क्या है हमने देख लिया। मेन जो समस्या है वो इकोनॉमी की है, अर्थव्यवस्था की है। पैसा ही नहीं है उनके पास, तो पैसा चाहिए। अब पैसा देने वाला कौन होगा भाई? कोई ना कोई कुबेर तो आएगा। तो यहाँ पर अमेरिका आता है, यूएसए, इनको सपोर्ट करने के लिए, किनको? यूरोपीय देशों को सपोर्ट करने के लिए। और अमेरिका लेकर आता है एक प्लान जिसका नाम है मार्शल योजना। और इस मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया मार्शल योजना के तहत। और इसी मार्शल योजना के तहत किसकी स्थापना हुई थी? इसी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। ध्यान देना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ओके। इसके अलावा नाटो, यूएसए ने कहा घबराओ मत,
यूरोप के देशों, हम तुम्हारे लिए एक सामूहिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। सामूहिक सुरक्षा कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बहुत बड़ा कवच है, सामूहिक सुरक्षा कवच। इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई भी बाहरी देश इस कवच के अंदर शामिल हुए देशों पर अटैक करता है, किसी भी एक देश पर, तो पूरे उस ग्रुप पर हमला माना जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है नाटो की, कि जो भी देश नाटो के मेंबर बनेंगे, यदि कोई बाहरी देश आउटसाइड कंट्री वाला यदि उन पर अटैक करता है किसी एक मेंबर पर नाटो के, तो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। तो ये दे दिया गया यूरोप के देशों को एक सामूहिक सुरक्षा कवच, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। लो जी, इनकी समस्या का समाधान निकल गया। अब बात यह है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप के देश आपस में ही लड़ रहे थे, तो इनके बीच तो सहयोग था ही नहीं। हम बात कर रहे थे ना, सहयोग होना जरूरी है, तो सहयोग तो था ही नहीं। तो बीच में आया यूएस ने कहा सहयोग करो भाई, बिना सहयोग के कुछ नहीं होने वाला, सहयोग करो आप। तो सहयोग करोगे तो मैंने भी आपको एक बेसिक चीज बताई, इसके लिए आपको एक क्या चाहिए? संगठन चाहिए। और ये संगठन का रोल क्या होगा? ये आपको एक मंच प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? मंच, जहां पर आप सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। तो इसी का नाम है यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अब तो। आर्थिक व्यवस्था को लेकर था, अर्थव्यवस्था को लेकर था, सहयोग करना है। कब स्थापना हुई? 48 में। किन देशों के बीच? कौन से देश थे इसमें शामिल? 6 देश इसमें शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 6 देश इसके मेंबर थे। अभी हम नीचे मैप पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा और तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। ये सब 6 के 6 एक साथ यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि इसमें पश्चिमी जर्मनी भी एक मेंबर था, बेल्जियम था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, फ्रांस था और इटली था। ये 6 मेंबर थे। अभी मैं इसको समझाऊंगा मैप के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा अच्छा, यहीं से शुरुआत होती है सहयोग की। ये शुरुआत होगी जी, यूरोप के देशों की शुरुआत होगी सहयोग की। ये पहली सीढ़ी उन्होंने क्या कर ली है? अब चढ़नी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे यहाँ से चढ़ेंगे और सहयोग की जो अंतिम परिणति होगी वो कहलाएगी 1992 में, जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। 1992 में हुआ क्या, जरा ध्यान देना। इस बीच क्या हुआ? 49 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। ये भी राजनीतिक सहयोग की शुरुआत थी यूरोप के देशों के बीच। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय की स्थापना 57 में ही हुई थी। 79 में यूरोपीय संसद के लिए पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। पहली बार यूरोपियन संसद के लिए, यानी कि राजनीतिक सहयोग। और 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का क्या हो गया? गठन हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि यूरोप के देशों के बीच जो सहयोग हुआ वो पहले आर्थिक तरीके से हुआ। वो आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, और फिर उन्होंने इस सहयोग का दायरा बढ़ाया और फिर वो राजनीतिक सहयोग भी करने लगे। गौर किया होगा यहाँ पर कि ये जो यूरोपीय संसद है ये राजनीतिक सहयोग को दर्शा रहा है, और यूरोपीय संसद भी और यूरोपीय संघ भी राजनीतिक सहयोग को दर्शा रहा है। यूरोपीय परिषद भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दायरा बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? दायरा बढ़ाया जाएगा। और एक और ख़ास बात यह है कि 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ध्यान देना, नोबेल शांति पुरस्कार। अच्छा जी, ये नोबेल शांति पुरस्कार क्यों मिला होगा? थोड़ी देर रुकिए और जानेंगे यूरोपीय संघ की विशेषता में। जब हम यूरोपीय संघ की विशेषता में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कुछ बातें और वहीं से बताएंगे कि क्यों इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ में कितने मेंबर हैं? यूरोपीय संघ में अभी जो मेंबर हैं वो 27 है। अभी जो मेंबर हैं यूरोपीय संघ के वो 27 है। पहले कितने थे? 28, कुछ साल पहले। अब एक माइनस हो गया है, बच गए 27। ये एक माइनस कौन हुआ? ये ब्रिटेन हुआ। ये एक जो माइनस हुआ ये ब्रिटेन हुआ। दरअसल ये हुआ कब अलग? ये हुआ 2020 में।
2020 में अलग हो गया ये, 2020 में। हालांकि 2016 में यहाँ पर एक जनमत संग्रह हुआ था, और जो ऑफिशियली अगर हम इसको कहें ऑफिशियली तो ये 2020 में अलग हो गया है। कौन? यूरोपीय संघ 2020 में अलग हो गया है। अगर आप मैं गूगल का अगर आपको डाटा बताऊं तो गूगल कहता है कि 31 जनवरी 2020 को ये क्या हो गया था, 31 जनवरी 2020 को ऑफिशियली क्या हो गया था, लेफ्ट हो गया था। ओके, बुक में तो है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन अगर गूगल की नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो ये है, गूगल ये बता रहा है। ओके, लेकिन 2020 आप कम से कम याद कर लेना। तो यूरोपीय संघ में शामिल देश जो हैं तो अभी कितने हैं, 27 हैं। ये मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं सभी 27, और मैंने ब्रिटेन भी इसमें इंक्लूड किया है। अब इनको देख लेते हैं मैप के द्वारा। बिना मैप के तो ये कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिनलैंड है, स्वीडन है, और एस्टोनिया है, लातविया है, और लिथुआनिया। ये बाल्टिक राज्य कहलाते हैं तीनों। इनको हम पहले भी यूरोपियन यूएसएसआर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक हो गया। इसके अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, ग्रीस, माल्टा। अगर हम इसको देखें ना, इसमें ये देखो आयरलैंड भी है, ये तो अब रहा नहीं, यूके यानी कि ब्रिटेन। अभी इसमें टोटल है नहीं, इसमें एक साइप्रस भी है इस साइड को, ये माल्टा की इस साइड को पड़ता है, राइट साइड को, इस साइड को। तो अगर हम सबको इंक्लूड करें तो 27 हो जाते हैं, वैसे 28 हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन रहा नहीं तो 27। याद रखना, आयरलैंड भी है इसका मेंबर। तो ये हैं यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर, यानी कि एट प्रेजेंट 27 मेंबर भी इसमें इंक्लूड हैं, ध्यान देना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो यूरोपियन यूनियन के बनने का कारण क्या था, यूरोपीय संघ के गठन का कारण क्या था, इन कारणों की तलाश करते हैं। पहला कारण था विश्व की महाशक्तियों से सामना करने के लिए। विश्व की महाशक्तियों से सामना करने के लिए यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। दूसरा, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर यूरोप के सभी देशों को सक्षम बनाने के लिए यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। ओके, और इन देशों के बीच एकता व समन्वय स्थापित रखने के लिए भी यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। अब इसमें कुछ खास बात है क्या? बस एक को छोड़कर पहले वाले पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही होगी कि ये विश्व की महाशक्तियों से सामना करने के लिए क्या, ये कोई मुद्दा है क्या? अरे, विश्व का बॉस तो हो गया अमेरिका, बॉस तो ये है ना, और ये जो बॉस है यूएसए, ये तो खुद ही इनके साथ था, यूरोप के देशों के साथ, तो फिर इसका सामना करने की बात क्यों हो रही है? दरअसल यूएसए ने यूरोप के देशों की मदद की तो ठीक है, मदद करी, परंतु ये यूरोप के देश भी जानते होंगे कि ये जो मदद है इसके पीछे भी यूएसए का अपना क्या है, एक स्वार्थ है, ठीक हो गया। और यूरोप के देश ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका उनके आंतरिक मामलों में भी दखल दे। चलो, शुरुआती अवस्था में दखल दे दिया होगा तो सहन कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो सोचेंगे कि हमारी जो सॉवरेंटी है वो बनी रहे, हमारी संप्रभुता बनी रहे। तो ऐसे में इन देशों को महसूस हुआ होगा कि अकेले तो अमेरिका से टक्कर नहीं ली जा सकती, ग्रुप बनाना जरूरी है। तो अमेरिका जैसी महाशक्ति, और उस समय यूएसएसआर भी थी कोल्ड वॉर के समय, बाद में हम रूस की बात कर सकते हैं, तो इनका यदि सामना करना है तो ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, यूरोपीय संघ का, यूरोप के देशों का। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर यूरोप के सभी देशों को सक्षम बनाने के लिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये पिछड़ चुके थे और अब चाहिए इन सबको क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, इनको चाहिए पावर चाहिए। अब क्या चाहिए? पावर,
क्योंकि पावर का जो सेंटर था ना पहले यूरोप था। ब्रिटेन पावरफुल कंट्री, फ्रांस से भी पावरफुल कंट्री, पुर्तगाल भी पावरफुल कंट्री, लेकिन अब कहाँ वो सब यूएसए के हाथों में। तो ये इनका एक कारण था कि यूरोप के सभी देशों को सक्षम बना सकें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर। इसके अलावा इन देशों के बीच एकता व समन्वय स्थापित रखने के लिए, ये बड़ी कमज़ोर कड़ी है यूरोप के देशों की कि आपस में झगड़ते रहे हैं। तो एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और ये इनका बहुत बड़ा कारण था यूरोपीय संघ के गठन करने में, समन्वय यानी कि मेल मिलाप बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी। पहला है यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक मुद्रा है, अपनी एक गान है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस भी है और इसकी साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है। तो पहले इसमें लिखा है झंडा, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है। ओके, तो झंडा देख लेते हैं कहाँ पर है इसका झंडा। ये है इसका झंडा, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है और इस झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। टोटल 12 सितारे हैं इस झंडे में। 12 सितारे जो हैं परंपरागत रूप से किस चीज़ का प्रतीक हैं? परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का, यूनिटी का। कम से कम इतना ध्यान रखें, एकता का प्रतीक है ये, दिख ही रहा है। संपूर्णता का प्रतीक है ये, संपूर्णता का प्रतीक है ये समग्रता का प्रतीक है ये। किसका प्रतीक है? समग्रता का। यहाँ पर अब मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा, समग्रता का प्रतीक है, ध्यान दीजिए। परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी का सिंबल है ये 12 जो सितारे हैं। ध्यान देना, एकता, संपूर्णता और समग्रता का प्रतीक है। और ये गोल सर्कल में बनाए गए हैं, हॉरिजेंटल बना लेते हैं, वर्टिकल बना लेते हैं, गोल में ही बना रखे हैं ताकि ये उनकी सॉलिडेरिटी को दिखा सके, इनकी एकता को दिखा सके, उनके सामंजस्य को, मेल मिलाप को दिखा सके, हार्मनी को शो कर सके। ओके, तो उनका झंडा हमने देख लिया। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपनी करेंसी भी है, अपनी मुद्रा भी है। तो मुद्रा को भी देख लेते हैं और मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। गौर करें कि यूरोपीय संघ के मेंबर हैं 28, लेकिन यूरो को अपनाने वाले जो देश हैं वो मात्र हैं 19। कितने हैं? 19। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यूरोपीय संघ के सभी देश यूरो को अपनी करेंसी स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच आपस में मतभेद है। बिल्कुल है, यूरोपीय संघ के देशों के बीच यूरो को अपनाने के मुद्दे को लेकर मतभेद है। इसका मतलब ये है कि ये जो संगठन, ये जो मंच प्रदान कर रहा है ना सहयोग करने का, ये अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पर तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। अब जरा ये समझते हैं कि कितने देशों ने, यहाँ से मैप से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो, ये दिखाया गया कि हैव नॉट एडॉप्टेड द यूरो। ये येलो कलर वाले ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया। स्वीडन की यहाँ बात कर रहा हूँ, यूके तो है ही क्योंकि पौंड है यहाँ की करेंसी का नाम। पोलैंड भी है, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, इन देशों ने इस करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया, ऐसा ये बता रहा है। और जो देश यूरो को अपना चुके हैं उनको यूरो जोन कहा जाता है। ओके, तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपनी मुद्रा है, मुद्रा का नाम हमने देख लिया, यूरो है, गान है, अपना स्थापना दिवस भी है और इसकी साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है। ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, साझी विदेश और सुरक्षा नीति का मतलब हो गया कॉमन फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, मान लीजिए इंडिया का कोई विवाद पैदा हो जाता है इटली के साथ कोई विवाद पैदा हो जाता है, इटली जो कि यूरोपीय संघ का एक मेंबर है। तो जैसे कि ये लाइन लिखी गई है उस हिसाब से इटली के साथ यूरोपीय संघ के मेंबर आने चाहिए। इंडिया के खिलाफ इटली का साथ देंगे कौन? यूरोपीय संघ के मेंबर। ओके, तो इंडिया पे प्रेशर डाला जाएगा, इसके हिसाब से तो ऐसा होगा। लेकिन
हो सकता है क्योंकि हमारे फ्रांस और जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या पता फ्रांस और जर्मनी इटली का साथ ना दे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी साझी विदेश और सुरक्षा नीति तो है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में मतभेद देखने को मिलते हैं। मैंने उदाहरण तो इंडिया का लिया, लेकिन अगर हम अपने बुक के हिसाब से लें तो इनकी अपनी कुछ क्या हैं, मतभेद हैं, जो बताते हैं कि इनकी विदेश और रक्षा नीति में कॉमन नहीं देखने को मिलता है, साझी देखने को नहीं मिलती। तो ये मतभेद क्या है, वो भी आपको समझने होंगे। जैसे पहले इराक को लेकर, किसको लेकर? इराक। इराक पर जब आक्रमण किया गया, अटैक किया गया, तो ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के साथ नहीं थे, खिलाफ थे। और दूसरा, यूरो की अगर हम बात करें, करेंसी का नाम है यूरो। कुछ देश ऐसे हैं यूरोपीय संघ के जो यूरो को लागू करने के कार्यक्रम से भी नाराज हैं। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, एक और बात करें ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन यूरोपीय बाजार ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है। वो यूरोपीय बाजार से दूर रहना चाहता है, उसको लगता है शायद घाटे का सौदा होगा। इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन ने भी यूरो को मानने का विरोध किया है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी यूरो को मानने का क्या किया है? विरोध किया है। मास्ट्रिक्ट संधि का भी इन्होंने विरोध किया है, स्वीडन और डेनमार्क ने। इससे ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच साझी विदेश और सुरक्षा नीति को लेकर मतभेद है। आगे इसमें क्या लिखा गया? यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव है। इस लाइन को तो हम जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे। पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव कैसे है। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव कैसे है? 2005 में यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। दैट टाइम इसका जो उत्पादन था वो अमेरिका से भी अधिक था, 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, अमेरिका से भी अधिक था। इसके अलावा जो नई एनसीईआरटी की बुक है, ये तो पुरानी एनसीईआरटी बुक का फैक्ट है 2005 वाला। नई वाली एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसका मतलब पहले नंबर पर कौन होगा? अमेरिका। वैसे नंबर 2 पर ही है ज़्यादातर मामलों में। इसका जीडीपी उस समय 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि लगभग अमेरिका के ही बराबर है। ओके। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है यूरो, माना जा रहा है कि अमेरिका के डॉलर के डोमिनेंस के लिए खतरा बन सकती है, प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। कैसे? क्योंकि यूरोपीय संघ का जो विश्व व्यापार में जो हिस्सा है ना, हिस्सेदारी है, वो अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। और यही वजह है कि यूरोपीय संघ अमेरिका और चीन से जब भी कोई व्यापारिक विवाद होते हैं, उन विवादों में सीना तान के खड़ा होता है, धौंस जमाता है, धौंस के साथ बात करता है। किसके साथ बात करता है? धौंस। याद रखना, सैनिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, सैनिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा यूरोपीय संघ WTO जैसे मेंबर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। समझने वाली बात यह है कि 27 मेंबर यदि किसी एक मुद्दे पर एक साथ हो जाएं, तो विपक्षी टीम का हारना तो पक्का है। विपक्षी टीम का तो हारना पक्का है। ये एक समूह है, तो इनके विचार यदि एक हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा वोट में तब्दील हो सकते हैं, या कहें तो इनका अपना एक प्रभुत्व होगा, जिसका सामना करना जो भी विरोधी देश होगा उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, कई सारे देश जो हैं यूरोपीय संघ के, वो 10 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। जबकि हम स्थायी की बात करें तो 2 ऐसे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, जो यूरोप से हैं
और सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं, स्थायी मेंबर। हालांकि ब्रिटेन तो अब रहा नहीं, तो हम केवल फ्रांस की बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस ऐसा है जो सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, स्थायी मेंबर है। अब ये जो पोजीशन मिली है ना इनको, यूरोपीय देशों को, इसी वजह से ये यूरोपीय संघ अमेरिका और लगभग सभी देशों की नीतियों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, करता भी है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो देश स्थायी मेंबर बन जाता है उसके पास बहुत बड़ी पावर आ जाती है, वीटो पावर। और हम कह सकते हैं कि वो पासा पलट सकता है, वहाँ से पूरा खेल का पासा पलट सकता है उसका वीटो। तो गेम चेंजर कहलाएगा, गेम चेंजर की भूमिका निभाता है, तो ये नीतियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि किसका इस्तेमाल करता है, तीन चीज़ों का, कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत को ज़्यादा महत्व देता है। वो कहता है सैनिक शक्ति का ज़्यादा, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत नुकसान हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, तो उनको पता है कि यार ये सेना लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, बातचीत के द्वारा ही समस्या का निराकरण करेंगे, कूटनीति करेंगे, थोड़ा बहुत तोल मोल चल जाएगा, पैसों से भी चल सकता है, लेकिन भाई सेना का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, भुगत रखें, अच्छी तरह से भुगत रखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सैनिक ताकत एकदम घटिया है, बिल्कुल नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है अमेरिका के बाद, और ये रक्षा बजट भी बहुत अच्छा है इसका, यानी कि पैसा भी ज़्यादा खर्च करता है अपनी सेना पर। अमेरिका के बाद सबसे अधिक इसका कुल रक्षा बजट है, अगर हम टोटल मेंबरों की बात करें तो एक साथ। इसके अलावा ये नंबर 2 पर है दो और चीज़ों पर, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामलों में, यानी कि सैटेलाइट प्रक्षेपण के मामले में, ग्रहों उपग्रहों की खोज और उनसे संबंधित जो भी रिसर्च है उनमें काफ़ी इसका नाम है। संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यूरोपीय संघ के देश बहुत ही आगे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ की। अच्छा, आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, ये हमने पढ़ी इसकी विशेषताएं। तो अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान दें एक चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोपीय संघ की साझी विशेषताओं का वर्णन करें, कैसी विशेषताओं का, साझी विशेषताओं का, तो क्या होगा, साझी विदेश और सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ की अपनी साझी विदेश और सुरक्षा नीति है, हालांकि मैंने मतभेद भी बताए थे, लेकिन मुख्य तौर पर साझी विदेश और सुरक्षा नीति है इनकी। दूसरा, इनकी साझी मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। और तीसरा, एकीकृत बाजार है। यूरोपीय संघ का कैसा बाजार है, एकीकृत बाजार है। यूरोपीय संघ ने जनवरी 1993 को एकीकृत बाजार का गठन कर दिया था, यानी कि एक साझा बाजार स्थापित कर दिया था 1993 में। और हालांकि यूरो को लागू करने के प्रश्न पर तो मतभेद रहा है इन देशों के बीच, यूरोपीय संघ के देशों के बीच। ब्रिटेन के तो पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रख दिया था, वो यूरोपीय बाजार में ब्रिटेन को शामिल नहीं करना चाहती थी। डेनमार्क और स्वीडन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों देश साझी मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध करते थे, इन्होंने किया भी, और मास्ट्रिक्ट संधि का भी इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा इनका एक साझा झंडा भी है, गान भी है, और अपना एक स्थापना दिवस भी है। अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे इसमें। ये देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन के तौर पर, ये एक प्रभावशाली संगठन है, बहुत बड़ा प्रभावशाली संगठन है। कैसे है, हम दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं, एक आर्थिक विकास के तरीके से और एक राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति के तौर पर। जितनी बातें मैंने अभी आर्थिक प्रभाव के तौर पर बताई थी, यूरोपीय संघ का अपना आर्थिक प्रभाव, चाहे 2005 वाली बात हो, 2016 वाली बात हो, यूरो की बात हो, व्यापार की बात हो, तो वो सब इसी में आएगा। उसके अलावा राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति भी है। सुरक्षा परिषद की हम जब बात कर रहे थे तब WTO की बात कर रहे थे, तो ये सब इसी में ही आ जाएगा, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति। तो हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है, लेकिन
लेकिन यूरोपीय संगठन की सीमाएं भी हैं। यूरोपीय संगठन की क्या है, अपनी यूरोपीय संघ की अपनी सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं? देखो, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। अधिराष्ट्रीय संगठन कहने का मतलब है जैसे कि राष्ट्र होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अपने सदस्य देशों के मामलों में दखल कर सकता है, इसलिए इसको हम अधिराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। चाहे वो आर्थिक मामले हो, राजनीतिक मामले हो या सामाजिक मामले हो, उसमें हस्तक्षेप करने में सक्षम भी है। कौन? यूरोपीय संघ। लेकिन अनेक विषयों में इसके जो सदस्य देश हैं, इनकी अपनी विदेश नीति है, अपनी अपनी रक्षा नीति है, और कई बार ये देश एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। जैसे इराक को लेकर मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, वो अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस आक्रमण के खिलाफ थे। और यूरो को लेकर, यूरो को लागू करने को लेकर भी यूरोप के कुछ भागों में नाराजगी है। जैसे अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से क्या रख दिया था? अलग रख दिया था। तो हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ की अपनी एक सीमाएं हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो हम सहयोग की बात करते हैं ना, वो आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, वो अभी पूर्ण रूप नहीं ले पाया है। ये बात सत्य है कि यूरोपीय संघ का निर्माण जो हुआ है वो राजनीतिक सहयोग की अंतिम अवस्था हो सकती है। हम कह सकते हैं वो अंतिम अवस्था थी, परंतु अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सहयोग नहीं दिखता है यूरोपीय संघ के देशों के बीच। ओके, ठीक है। ये हमने देख ही लिया था किस तरीके से यूरो जोन में मेंबर हैं, और बाद में हमने ये भी देख लिया था किस तरीके से वहाँ का झंडा है। तो यूरोपीय संघ को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।